हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए केस स्टडी के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसमें 3 केस स्टडी करवाऊँगा मैं, और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं वो ज्वाइन करके इस पीडीएफ को ले लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, केस स्टडी नंबर 1 के साथ, ठीक है। केस स्टडी यहाँ पर बहुत सिंपल सी है ये, बट कई बार बच्चों को दिक्कत आ जाती है। जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं ना वो तो इनको कर लेते हैं, बट जो साइंस वाले बच्चे हैं वो इस वाली केस स्टडी में थोड़ा सा ना मतलब टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस हो जाता है। और कॉमर्स वाले क्या है, प्रॉफिट और लॉस को कर लेते हैं, तो ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है पी एक्स इक्वल टू दिस, तो पी एक्स इक्वल टू दिस का मतलब ये प्रॉफिट दे रखा है। पी एक्स का मतलब क्या है, प्रॉफिट दे रखा है। तो प्रॉफिट दे रखा है आपको पी एक्स इक्वल टू माइनस का 6x² प्लस का 120x और प्लस का 25,000, ठीक है। ये एक प्रॉफिट की क्या दे दी है, इक्वेशन दे दी है आपको। बोला इज द टोटल प्रॉफिट फंक्शन ऑफ द कंपनी वेयर x डिनोट द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी। x क्या है, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी। x डिनोट प्रोडक्शन ऑफ कंपनी, जो कंपनी का जो प्रोडक्शन है, कितनी यूनिट्स बनाई जा रही हैं, वो क्या है हमारे x, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हेन द प्रोडक्शन इज 3 यूनिट। अगर 3 यूनिट का प्रोडक्शन होता है तो प्रॉफिट क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब जैसे कि यहाँ पर पी एक्स था, तो x की जगह तो प्रोडक्शन है, तो x की जगह पर क्या रख दो, 3। x की जगह पर 3 रख दो, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 120 इंटू 3 प्लस 25,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 54 प्लस का 360 प्लस का 25,000। अब प्लस माइनस कर देंगे तो 360 में से 54 गए तो ये हो जाएंगे 306, और 306 इसमें प्लस हो जाएंगे तो 25 306। तो ये आ गया आपके पास क्या, प्रॉफिट। कब, जब हमने प्रोडक्शन किया हो कितने यूनिट का, 3 यूनिट का, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड P-5। तो P-5 क्या होगा, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। पी एक्स क्या है हमारे पास, माइनस का 6x² प्लस का 120x और प्लस का 25,000। देखो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, जैसा मैक्सिमा मिनिमा वाला क्वेश्चन था वैसे ही है ना। प्रॉफिट दे दिया आपको और प्रॉफिट पूछा गया 3 यूनिट पे, हमने प्रॉफिट की वैल्यू में इसको पुट कर दिया 3 को। अब दूसरा पूछ रहा है P-x, यानी कि F-x जैसे निकलता है वैसे ही, यानी कि इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का 12x प्लस का 120, x का क्या हो जाएगा 1 और 25,000 का क्या हो जाएगा 0। तो ये P-x आ गया हमारे पास। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P-5 चाहिए। तो 5 चाहिए तो इधर x की जगह पर क्या रख देंगे हम, 5। तो 12 इंटू 5 प्लस 120, तो ये क्या हो गया 12 पंजे 60 प्लस 120, तो ये कितना आ गया आपके पास 60, ठीक है। ये आपका आ गया सेकेंड आंसर, ठीक है। तो P-5 कितना आ गया आपका 60 आंसर आ गया। थर्ड क्या कह रहा है, ये सेकंड था और ये फर्स्ट था, ये थर्ड है। थर्ड क्या कह रहा है आपसे, थर्ड कह रहा है फाइंड द प्रोडक्शन व्हेन द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। प्रोडक्शन का मतलब है x की वैल्यू, प्रोडक्शन का मतलब है x की वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड करनी है जब प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैक्सिमा निकालो और मैक्सिमा ये बताओ कि x की वैल्यू क्या रखने पर मैक्सिमा आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमा निकालना है। सिंपल सा कंसेप्ट है, मैक्सिमा निकालते हैं। देखो P-x क्या है हमारे पास, अच्छा हमने तो P-x निकाल ही लिया है, क्योंकि मैक्सिमा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले P-x निकालना पड़ता है, मतलब F-x निकालना पड़ता है, उससे x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो P-x हमारे पास ये आ चुका है पहले से ही, तो लिख लेते हैं। क्या था हमारे पास, माइनस का 12x प्लस का 120, ठीक है ना, ये था ना P-x।
माइनस का 12x प्लस का 120, ये हमारे पास पी डैश एक्स था। करते क्या थे जो डैश वाली वैल्यू थी उसको ज़ीरो रखते हुए इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। अब ये इधर आ जाएगा, माइनस का 120 इक्वल टू 12x, ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब ये चेक करना है कि ये जो 10 आया है ना, इस पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, डबल डैश निकालना पड़ता था। तो p डबल डैश x निकालेंगे, तो डबल डैश किसका निकलेगा, सिंगल डैश का। तो देखो माइनस का 12x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 12, और 120 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास -12 ही आ रही है। अब इसमें x की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो डबल डैश में 10 पुट करोगे तब भी क्या रहेगा, माइनस का 12 रहेगा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। अगर लेस देन 0 आती है तो ये क्या है, मैक्सिमा है। क्या है, मैक्सिमा है। किस पर, 10 पर, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 10 हो गई, जहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी आपकी, मैक्सिमम रहेगी। यानी कि प्रॉफिट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। कब, जब आप कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करोगे, 10 यूनिट का। तो सिंपल सा क्वेश्चन यही था कि कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करें कि प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। तो उसने कहा कि कम से कम 10 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा। उसके बाद प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा और उससे पहले भी प्रॉफिट कम रहेगा। बात समझ रही है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था, इसे आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज कर कर, ठीक है। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना आप। नेक्स्ट केस स्टडी 2 है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है। डिफरेंशियल इक्वेशन की एक केस स्टडी हमने पिछली क्लास में भी करवाई थी और ये भी केस स्टडी आ गई। तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पॉसिबिलिटी है ना केस स्टडी आने की, वो ज़्यादा है। तो इसके क्वेश्चन को करके जाना, और ज़्यादा कोई लेंथी या टफ केस स्टडी नहीं होती, जैसा नॉर्मली क्वेश्चन होता है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, उसी पे ज़्यादातर केस स्टडी इसकी आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, A linear differential equation is of the form of dy upon dx plus py equal to q। जैसे कि क्वेश्चन में पिछली बार भी दे रखा था कि वो बताएगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में दिखती है। तो इस फॉर्म में दिखती है, वेयर p and q are the function of x, then such equation is known as linear differential equation। its solution is given by this। उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन इक्वल टू में इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, वेयर आई एफ इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसकी वैल्यू कैसे निकलती है आपकी e की पावर p डी एक्स से, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता के रखेगा क्वेश्चन में। नाउ सपोज द गिवन इक्वेशन इज x dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन दे रखी है, क्या, x dy अपॉन में डी एक्स प्लस का 2y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ p एंड q, p और q की वैल्यू क्या होगी। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि dy अपॉन डी एक्स का जो भी हो ना, उसको क्या कर दो, सबसे डिवाइड कर दो, यानी कि x से डिवाइड कर देंगे इसको। तो ये x से डिवाइड हो जाएगा, ये भी x से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी x से डिवाइड, मतलब x से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो ये कट जाएगा आप उसमें। तो यहाँ बचेगा dy अपॉन में डी एक्स। क्यों ऐसा करा हमने, क्योंकि हमें ना dy अपॉन डी एक्स अकेला चाहिए, उसका कोई कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, ठीक है ना। प्लस अब देखो यहाँ पर y अलग चाहिए और p को अलग चाहिए, तो y को अलग कर देना, जो बच रहा है उसे p मानेंगे हम, ठीक है। ये हो गया, और इक्वल टू में ये हो जाएगा x। तो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इस तरीके से बन गई। तो इसमें p क्या है, p ये है, क्योंकि ये इक्वेशन में dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई होता है। तो p क्या है हमारे पास 2/x, और q क्या है हमारे पास x। तो यहाँ पर हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि IF निकालो। तो IF निकालने के लिए क्या करेंगे हम, IF निकालने के लिए फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, e की पावर p क्या है हमारे पास, p है 2/x, ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा
तो ये हो जाएगा 1/x dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ठीक, अब ये 2 जो है, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है आपका m log n अगर होता है तो ये हो जाता है आपके पास log n की पावर m। ठीक है, दोनों फॉर्मूले होते हैं, या तो ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिखा हो तो ये जो m है ये पावर बन जाएगा n की। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो 2 है ये x की पावर बन जाएगी, तो ये हो जाएगा e log x स्क्वायर। बात समझ आ रही है। और फिर एक दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर लगता है कि e log x जो होता है वो किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, x के। e से log हट जाता है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, x स्क्वायर। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर IF की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x स्क्वायर, और P और Q आपके पास यहाँ पर आ गए। अब लास्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन फाइंड कर दीजिए। तो थर्ड इक्वेशन में सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स। वाई इंटू आई एफ है एक्स स्क्वायर, q क्या था आपके लिए, q था x, और आई एफ क्या है, एक्स स्क्वायर। अब तो इसके सॉल्व कर देना है, सिंपल सिंपल। तो वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू में काट मत देना इसको, बच्चे गलती कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, गलत है ये। ठीक है ना, यहाँ इंटीग्रेशन नहीं है, यहाँ इंटीग्रेशन है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो y इक्वल टू में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी इंटू एक्स की पावर -2 आंसर। बात समझ रही है। तो ये भी हो गया आपका सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से, वीडियो को पॉज कर पहले ये नोट कर लीजिए, देन फिर इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं चल रही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केस स्टडी नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है, इफ एन ऑफिस 3 एम्प्लॉइज in an office 3 employees Vinay, Sonia and Iqbal process incoming copy of certain form। प्रोसेस मतलब इनकमिंग कॉपी, कोई कॉपी आ रही होगी है ना, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, उसको गिन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। विनय प्रोसेस 50%, विनय जो है कितने परसेंट कॉपी को प्रोसेस करता है, 50% को। विनय के द्वारा 50% कॉपी प्रोसेस होती हैं, और सोनिया के द्वारा 20 और इकबाल के द्वारा 30। ठीक है, विनय हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.06। विनय का जो एरर रेट है गलत कॉपी को प्रोसेस करने का वो है 0.06, एंड सोनिया हैज़ एन एरर 0.04 एंड इकबाल हैज़ एन एरर 0.03। ये एरर दे दिया आपको। ठीक है ना, तो चाहे तो आप इसे लिख सकते हो। तो प्रोसेस परसेंटेज कितनी दे दी आपको, विनय प्रोसेस परसेंटेज। अब देखो हमारे पास 3 चीज़ें आ गई ना, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम E1 मान सकते हैं ना। तो ये कितना दे दिया आपको, 50%। ऐसे ही सोनिया का कितना दे दिया, सोनिया की परसेंटेज कितनी दे दी, इसको E2 मानेंगे, ये आ गया आपका 20%। इसी प्रकार से इकबाल की परसेंटेज को हम E3 मानेंगे, और ये दे दिए हमें 30%। ठीक है, फिर हमें एरर रेट दे दिया, तो एरर रेट दे दिया किस किस का, विनय का कितना परसेंट है, 0.06, ये विनय का है 0.06,
और फिर सोनिया का 0.04 ये वाला, और फिर इकबाल का ये 0.03। ठीक है, इस तरीके से ये पहले तो प्रोसेस रेट दे दिया और यहाँ पर एरर रेट दे दिया। ठीक है ना। अब कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म को प्रोसेस करने में एरर कितना हुआ होगा ये बताना है आपको। देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ पर हमें क्या बताना है, प्रोसेसिंग एरर। प्रोसेसिंग एरर कैसे निकालेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है। 50% है किसके द्वारा, विनय के द्वारा, और उसमें से भी गलती कितनी होती है 0.06। तो आप इसके द्वारा जो एरर हुई होगी वो कैसे निकालोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर कर। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर कोई व्यक्ति 10 कॉपी चेक करता है और गलती का रेट ये है, तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एरर का रेट आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेसिंग एरर क्या हो जाएगा, विनय के द्वारा कितनी हो जाएगी 50% मल्टीप्लाई बाय 0.06। ठीक है, फिर उसमें प्लस कर देंगे सोनिया के द्वारा जो एरर हो रही है, तो 20% मल्टीप्लाई बाय 0.04 प्लस 30% मल्टीप्लाई बाय 0.03। इस तरीके से ये कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 0.06 को मल्टीप्लाई करेंगे 50% से तो 0.03 आएगा। ठीक है, और 0.04 को मल्टीप्लाई करेंगे 20% से तो ये हो जाएगा 1/5, 5 से कट जाएगा तो 0.008 हो जाएगा। ठीक है, 8 से कट जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0.009। इस तरीके से आ जाएगा। अब इनको प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3, 38 और 9, 47, 0.047। तो ये पहला आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। तो टोटल जो एरर है वो कितनी होगी 0.047 होगी। बात समझ में आ रही है। कुछ था इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस लॉजिकली ध्यान रखना था। क्वेश्चन ही कह रहा है कि प्रोसेसिंग एरर टोटल कितनी होगी, तो भाई इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और सबको ऐड कर दिया, तो ये आ गया आपका टोटल प्रोसेसिंग एरर। ठीक है। देन फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मैनेजर ऑफ कंपनी वांट टू डू अ क्वालिटी चेक ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही सिलेक्ट अ फॉर्म एट रैंडम। फिर उसने एक रैंडमली एक फॉर्म ले लिया। ठीक है, and the day output of process form if the form selected at random has an error को क्या मान लिया फिर उसने, देखो एक टास्क मान लिया। जब भी हम किसी को टास्क मानते हैं तो उसे ए मान लेते हैं। ठीक है ना। तो एरर को हम ए मान लेते हैं। ठीक, एरर को क्या मान लिया हमने, ए मान लिया। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज नॉट प्रोसेस बाय विनय के द्वारा प्रोसेस नहीं हो रहा होगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है नॉट प्रोसेस बाय विनय निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, हम 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोसेस बाय विनय। समझ में आ रहा है ना। अगर जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बताना है, तो आप क्या करते हो 1 में से माइनस कर देते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोसेस नॉट प्रोसेस बाय विनय के द्वारा जो प्रोसेस नहीं हुआ उसको निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनय को। ठीक है। अब यहाँ पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनय क्या होगी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनय प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोसेस बाय विनय क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आप क्या निकालो, ये है आपके लिए बेस थ्योरम है। ठीक है ना। बेस थ्योरम है जिसमें हमने ना विनय को लेना है। विनय क्या था हमारे लिए, E1 था। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, E1 की, किसके ऊपर, जब एरर हो रहा हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट ए निकालना है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट ए निकालना है। याद आ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट ए निकालना है। ठीक है। तो देखो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं, याद है आपको।
क्या कैसे फॉर्मूला लगता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ए गिवन दैट इवन। ये फॉर्मूला होता है डिवाइड बाय टोटल होता है। टोटल में क्या लिखते हैं, देखो टोटल में लिखते हैं आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में ई टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में ई थ्री। ठीक है, अब आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो नीचे आप टोटल कर रहे हो ना, ये क्या है पता है, ये यही है। ये जो एरर रेट है ना, ये आपका क्या था, जैसे कि विनय का एरर रेट था, तो ये चीज़ थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवन, यानी कि ए क्या था, एरर, और ये क्या है, विनय। विनय को क्या मान रखा था, इवन, मतलब एरर आई हो किस में से, विनय में से, यानी कि एरर अपॉन में विनय, तो ये था ये। तो ए अपॉन में इवन क्या था, ये था। अब देखो नीचे क्या चाहिए हमें, ए अपॉन में इवन ही तो चाहिए। ए अपॉन इवन क्या था, 0.06, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो ये जो 50% था, ये क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर आपका ये आ जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर आपका ये आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर आपका ये आ जाएगा। मतलब नीचे का जो टोटल है ना, वो किसके बराबर आना, ये किसके बराबर होगा, 0.047 के बराबर होगा। मतलब नीचे की जो वैल्यू है उसको आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो। ठीक है, 1 माइनस, अब ये ऊपर का क्या है, ये 50% था मल्टीप्लाई बाय 0.06 था। ठीक है, इन दोनों की थी ना, याद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 50% और विनय का एरर 0.06, और नीचे कितना आ जाएगा, 0.047, इस तरीके से। तो ये एलसीएम ले लेंगे, 0.047 0.047 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.03। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0.017 अपॉन में 0.047। अब देखो पॉइंट के बाद 3 संख्या, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 संख्या, तो हट जाएंगी, 17 अपॉन में 47। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना होगा, बाकी क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैंने आपको सही से समझा दिया। और क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, बेस थ्योरम का इस्तेमाल करना है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा तो टफ होगा भाई, 4 नंबर मिल रहे हैं आपको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, वीडियो को पॉज कर कर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 जो केस स्टडी थे वो करवा दिए। इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, टेलीग्राम से ज्वाइन होकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और फिर आराम से अपने क्वेश्चंस को कर लेना, और अगर कोई डाउट हो तो फिर वीडियो को देख लेना। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और 20 तारीख तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 तारीख तक मैं आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर करवा दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप इनको करिए क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए बाय बाय।